नमस्कार। आज हमारे साथ औरंगाबाद जिला के भाजपा के जिला प्रवक्ता आदित्य श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और इनसे आज हम कुछ सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इनसे हम इनका परिचय जानना चाहते हैं कि ये भाजपा के जिला प्रवक्ता के साथ साथ क्या है और ये इनका क्या विचार रहती है भाजपा के प्रति। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे भारत क्राइम लाइव न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। भारत क्राइम लाइव न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और नए वर्ष की मैं शुभकामना देता हूं। आपका विशेष आभार कि आपने कुछ विषयों को लेकर आज हमारे आवास पर आए हैं, इसके लिए विशेष आपको साधुवाद प्रकट करते हैं। देखिए, डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर के द्वारा विद्या की देवी मां सरस्वती को चरित्रहीन बोला गया। इससे पहले भी उनके द्वारा स्वयं को महिषासुर का वंशज बताते हुए मां दुर्गा के बारे में भी अभद्र टिप्पणी किया गया था। फतेह बहादुर बहुत कम समय में प्रसिद्धि मिलकर बटोरने के लिए ऐसा अमर्यादित बयान क्यों दे रहे हैं? अरे अब तो वैसे व्यक्ति का नाम लेने में खुद को लज्जित महसूस हो रहा है अपने आप में। वो फतेह बहादुर नहीं, वो फतेह बहादुर है। फतेह बहादुर मत कहिए, फतेह बहादुर है कि जिसका मानसिक संतुलन सही ना हो, सस्ती प्रसिद्धि को हासिल करने के लिए सनातन धर्म पर, देवी देवताओं पर वो आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति को मैंने क्या कहा जा सकता है? आप सोचिए कि नवरात्र के समय उन्होंने माँ दुर्गा पर, माँ जननी के ऊपर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से दिवालियापन उसका हो गया है। अच्छा, इन लोगों को क्या हो गया है? कभी स्टालियन तो कभी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आजाद सनातन के विरुद्ध में अनाप शनाप बकते रहते हैं। इन लोगों को हो क्या गया है? बात यही है ना, कहा जाता है कि आदमी विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बिहार की राजनीति ऐसी है कि आप इसको नहीं जाति वर्ग में इसको आप गुथने का काम कीजिए, माला को गुथने का काम किया जाता है, उस तरह से आप जाति वर्ग में नहीं कीजिएगा ना, तो आपका चलेगा ही नहीं। अब लोगों को, जनता को भ्रमित करना है। अब भाई सनातन धर्म को लोग सहूलियत समझते हैं टारगेट करना कि सनातन धर्म पे कुछ बोल दो। बीच में चंद्रशेखर का बयान आया था सनातन धर्म के ऊपर, तो और सबसे बड़ा जो इनका अलग कमान है, इस इनके पार्टी का जो नेतृत्व करता है, शीर्ष नेतृत्व करता है, वो भी कहीं ना कहीं मौनी बाबा बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के इशारे पे बोला जाता है। अभी लगातार फतेह बहादुर का लगातार बयान आ रहा है और यह बयान को लेकर हम लोग एक उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। फतेह बहादुर जल्द अपनी इस बयान को वापस लेने के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग औरंगाबाद के माध्यम से, एक उग्र आंदोलन के माध्यम से इसे बताना चाहेंगे कि जिस तरह सनातन धर्म को टारगेट कर कर अपनी सस्ती प्रसिद्धि को हासिल करना चाह रहे हैं, उन्हें आने वाला समय बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। आप विद्या की जननी मां शारदे पर इस तरह का बयान दिए हैं। अरे पहले तो अपना चरित्र को देख लो साहब, तुम्हारा चरित्र क्या है? अब बात जब छिड़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं वहां तक मैं नहीं जाना चाहता हूं किसी के व्यक्तिगत जीवन में, उनका व्यक्तिगत जीवन क्या रहा है, उनका व्यवसाय क्या रहा है, यह जब बिहार की जनता से या लोगों से नहीं छिपा हुआ है कि वो जो होटल चलाते हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत जीवन में नहीं घुसना चाहूंगा। तो जिस तरह का ये काम कर रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं यह मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं या फिर सत्ता के भूख में वो स्वार्थी हो गए हैं और लगातार सनातन धर्म के ऊपर जिस तरह का यह अशोभनीय बयान दे रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारा बसंत पंचमी आने वाला है, मां शारदे का दिन आने वाला है। उस समय इस तरह का बयान आना सनातन धर्म प्रेमियों के लिए चिंताजनक है और कहीं ना कहीं समाज का तोड़ने का काम फतेह बहादुर कर रहा है, समाज को खंडित करने का काम फतेह बहादुर कर रहा है। फतेह बहादुर ने, मैं कहूंगा सिर्फ फतेह बहादुर कहूंगा, ये फतेह बहादुर समाज को दुष्प्रचार कर कर समाज को अलगाव करने का काम कर रहा है। जो हम लोग मिसाल देते हैं कि हमारी एकता में ही हमारी देश की एकता है, तो ये देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को लेकर
समाज को, लोगों को अलगाव करने का प्रयास कर रहा है। अगर अभी भी हम लोग इसके खिलाफ नहीं आए तो इसका मनोबल और आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए फतेह बहादुर को जिस तरह का जो बयान दिया है, मैं हमेशा बोल रहा हूं, फतेह बहादुर है। ऐसे व्यक्तियों को तो चूड़ी पहनना चाहिए कि जो अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी सत्ता की सत्य प्रसिद्धि के लिए धर्म की आड़ के चोला पहनकर और जाति समीकरण का चोला पहनकर अपना सत्ता पाना चाहता है, वो इससे बड़ा लज्जित इंसान और निर्लज इंसान हो नहीं सकता। अच्छा, कुछ दिन पूर्व ऑस्ट्रेलियन के द्वारा भी सनातन को लेकर बोला गया था कि इन लोग कीड़ा मकोड़ा की तरह है। इस पर क्या आपका विचार है? क्या हो गया है जो जितने भी इंडी गठबंधन बना है, इन लोग क्या ये सब ऐसे बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, कहा गया है संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। कहा गया है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। उस दल के जितने भी समूह हैं वो कहीं ना कहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अगर इसका वो मोहरा ना बनाए तो कैसे वो जनता को गुमराह करे? वो विकास की बात नहीं करेंगे, देश की प्रगति, देश के उत्थान की बात नहीं करेंगे, समाज की प्रगति की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो समाज की तोड़ने की बात करेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ ऐसा अभिशाप वाली बात को बोलकर समाज को अलगाव करने का बात बोलेंगे। इसी पर वो सत्ता पाना चाहते हैं। इसका परिणाम इन्हें देखने को मिल रहा है। अभी जो 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, जनता ने जवाब देने का काम किया है। जनता ने जवाब दे रही है। छत्तीसगढ़ का चुनाव का परिणाम, मध्य प्रदेश चुनाव का परिणाम और राजस्थान चुनाव का परिणाम इन्हें देखने को मिला है। ये जनता का इनका रिजल्ट नजर आ रहा है कि जनता इनकी भली बात, इनकी कपटी नीति को समझ चुकी है। किस तरह का ये कपटी नीति के माध्यम से हमें भ्रमित कर हम लोग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो 2024 में इन लोग तो इंडी गठबंधन बना लिए हैं कि अभी भाजपा को खाट फेंकना है। क्या विचार है आपका इस पे? एक कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अरे जो दल बना है इंडिया, अब बताइए कि जिस इंडिया के हर लेटर के आगे, शब्द के आगे डॉट लगा है, जो खुद ही नहीं क्लियर है भाई कि इंडिया में हमारा शीर्ष नेतृत्वकर्ता कौन होगा। मेरा अब कहिए कि हम बारात लेके जाएंगे और हमको क्लियर नहीं दुल्हा के बनेगा, बरमाला के डालेगा, ये क्लियर नहीं है। अब हम बारात के लिए हम गाड़ी बुक करने लगे, अब बैंड बाजा बुक करने लगे। वही स्थिति ना इंडिया का। अभी अपना शीर्ष नेतृत्वकर्ता ही क्लियर नहीं है। आपस में ममता बनर्जी कहती है कि अनुभवी नहीं है नीतीश कुमार जी, जो कि बड़ा सपना संजो के बैठे हुए हैं। और इधर आप ये बोलते हैं अरविंद केजरीवाल कि भाई इनको अभी अनुभव की कमी है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय में क्या होगा। दावेदारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा हम ही है। अरे भाई, तो कहा जाता है ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मान एक हम सपने में देखने लगे कि अगला राष्ट्रपति हम बनेंगे। सपना देखना गलत नहीं है भाई, सपना हर कोई देख सकता है। लोकतंत्र में सबकी अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, सपना देखना गलत नहीं है। अरे बिहार का सत्ता तो बचा लीजिए साहब, वो वहां कहां जा रहे हैं अभी? अब दिल्ली की सत्ता के लिए बोले बिहार की सत्ता को देख लीजिए। अभी ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में जिस तरह का बयान दिया गया था कुछ दिन पूर्व, हाँ, महिलाओं के प्रति कुछ दिन जो पहले सदन में बयान दिया गया था, क्या ये बात करेंगे आप जो व्यक्ति महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकता, वो बोलते हैं कि महिलाओं की सच्चाई कैसी है। वही मतलब जो व्यक्ति महिला का सम्मान नहीं दे सकता, वो देश के सम्मान की क्या बात करेगा? जो व्यक्ति अपने बयान से पूरे महिला समाज को नहीं, पूरे देश को कलंकित करने का काम किया, जिस देश में महिलाओं को हम देवी के स्वरूप पूजते हैं, जहां कन्याओं को नवरात्रि में पूजा करते हैं, और उस नवरात्र के समय में सदन में एक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति के माध्यम से इस तरह का शोभनीय बयान आता है कि मैंने वो बोलने में सब परिवार का व्यक्ति उनके बयान को सुन नहीं सकता है, कोई संस्कारी व्यक्ति इस बयान को नहीं सुन सकता है। तो सोच सकते हैं कि मैंने कितनी उनकी निष्ठा वाली राजनीति है, किस तरह की उनकी मानसिकता है, आप समझ सकते हैं। इस बयान के जब दूसरे दिन मीडिया वालों ने सवाल किया था तो उनके द्वारा बोला गया कि हाँ, क्या मैंने ऐसा बोल दिया, क्या हो गया उनको कि एक तरफ बयान भी देते हैं, दूसरी तरफ भूल भी जाते हैं, ऐसा क्या हो गया? अरे मुख्यमंत्री जी बेचारे क्या कहें। अब कहा जाता है अगर कि बैसाखी का सहारा बनिएगा तो आपको चलेगा ही नहीं। और मुख्यमंत्री जी रिमोट कंट्रोल है भाई, कंट्रोल तो कहीं और से हो रहा है।
बेचारे जाते हैं पुष्पांजलि करने मंत्री जी के घर पर, और पिताजी के पुष्पांजलि करने के जगह चढ़ा रहे हैं अशोक जी पर, पुत्र पर। अब यही से सोच लीजिए कि उनका मानसिक दिवालिया कितना हो गया है। तो समझने की चीज है ना, समझ नहीं पा रहे हैं भाई। लगाना है किसको फोन? पीओ को, पीए को बोलने के लिए बोल रहे हैं, किसको लगाने के लिए फोन? अब बैठा हुआ है खुद उनका कि वहां पर अपने ही गृह मंत्री है, अब कह रहे गृह मंत्री को फोन लगाओ। तो समझ सकते हैं ना कि भाई उनका क्या स्थिति बनते चला जा रहा है। अब खुद गृह मंत्री हैं, मंत्रालय खुद उनके पास है, अब कह रहे हैं सर अपने पीए को गृह मंत्रालय फोन लगाओ। तब बस समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो भाई प्रधानमंत्री का ख्वाब देखेंगे तो थोड़ा जरूरी है ना। प्रधानमंत्री का कोई ख्वाब देख लेता है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कह देंगे जब हमारे थी में एक सप्ताह का 7 दिन कहा जाता है, वो नया नीति भी कर सकते हैं भाई कि 9 दिन का सप्ताह होता है, कुछ भी कर सकते हैं। सप्ताह ऐसा चीज होता है ना। अच्छा, क्या लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि फिर बिहार में जो गठबंधन है वो टूटने वाली है, क्या भाजपा में फिर नीतीश कुमार आएंगे तो क्या उन्हें भाजपा में लिया जाएगा? देखिए, ये भाजपा की सबसे बड़ी एक सिद्धांत रहा है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पण भाव से, समाज के लिए समर्पण भाव से, देश के उत्थान के लिए समर्पण भाव से काम करता है। यह हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि पार्टी के लिए, किसी राज्य के उत्थान के लिए हमारा निर्णायक फैसला क्या सही होगा, उस शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और मुख्यमंत्री की जहां बात हुई तो कहा नहीं जाता है कैसे, ये ऐसे एक पानी के समान है, जिस चीज में डाल दीजिएगा ना उस चीज में रंग जाते हैं। अगर दूध में पानी मिला दीजिएगा आधा गिलास तो दूध का कलर उजला ही रहता है, भले पतला हो जाएगा लेकिन कलर नहीं छोड़ता है। अगर उनको लाल रंग में घोल के डाल दीजिएगा तो लाल हो जाएगा। तो वही मुख्यमंत्री है भाई, पानी की तरह है, जिस चीज में उनको मिला दीजिएगा उस रंग में रंग जाते हैं। जहां देख लेंगे कि भैया यहाँ इस रंग में रंगेंगे तो मेरा सत्ता, मेरा कुर्सी बच सकता है, तो उस रंग में रंग जाते हैं। अच्छा, एनडीए गठबंधन के द्वारा बताया जा रहा है कि 2024 में भाजपा का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया जाएगा इंडिया से, भारत से। क्या विचार है आपका? क्या लग रहा है 2024 में आपकी सरकार बनेगी भाजपा की? देखिए, अब तो कहा गया है साहब कि अभी जो परिणाम आया, जो 3 राज्य का परिणाम आया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और पार्टी ने जिन्हें राज्य नेतृत्व की जिम्मेवारी दी वो एक जमीनी कार्यकर्ता को देने का काम किया पार्टी ने। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है उसे भी हम आगे ले जाने का काम करते हैं। और 3 राज्य का परिणाम आपको बता सकता है पत्रकार महोदय कि आने वाला 24 कैसा होगा। अभी आपको सबसे बड़ा, फिर सभी सनातन प्रेमियों को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक दिन आ रहा है जिसमें हमारे पूर्वजों ने जान की आहुति दे दी थी अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर को देखने के लिए। मन द्रवित हो जाता है जब 92 का वो घटना याद आता है जिस समय ढांचा बढ़ाया गया था और यही मुलायम की सरकार उत्तर प्रदेश में और ये राजद की सरकार लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी जी का रथ को रोक दिया था। मैं मन द्रवित हो जाता है बोलने में कि जब उस घटना की कल्पना जब मेरे सामने और स्वप्न जब सामने आते हैं कि कितने हमारे पूर्वजों ने, कितने कारसेवक भाइयों ने अपने प्राण की आहुति उस मंदिर निर्माण के लिए दिया था और उनका आज वो आत्मा का शांति मिलेगा जब वो 22 तारीख को इतिहास में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हर सनातन प्रेमियों के मन में वो दिन एक बड़ा खुशी का दिन होगा। हम लोग के लिए सच में सच्चा दिवाली 22 जनवरी को होगा कि जिस समय प्रभु श्री राम का बनता हुआ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हम लोग देखेंगे। वो हकीकत हमारे लिए प्रभु श्री राम की दिवाली है। और कहीं ना कहीं ये भाजपा का संग्रह, आप ही बोलते थे, यही विपक्षी बोलती थी कि खाली ये बोलते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे मरे वो दिन ला दिए कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बनाएंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय जयकार के साथ प्रभु श्री राम के साथ पूरे देश का उद्घोष के साथ
वहां पर हम लोग भगवा को भगवा में पूरा अयोध्या को बनाएंगे। ये हमारा इतिहास रहा है और ये भाजपा का समर्पण, ये हमारा त्याग का बलिदान रहा है। विपक्षी के द्वारा यह भी बोला जाता है कि अब वोट बैंकिंग का एक उपाय किया गया है, राम मंदिर का निर्माण करवा कर। देखिए, कहा जाता है जब कुछ ना मिले तो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज कीजिए। जब मंदिर नहीं बन रहा था तो उसमें विपक्षी यही कांग्रेस के कुछ चंद नेता बोलते थे कि जब चुनाव आता है तो भाजपा मंदिर की मुद्दा लेकर उठ जाती है अयोध्या की। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो अयोध्या याद आता है। अब तो भैया मैं मंदिर बनाने जा रहा हूं, आपको न्योता भी भेज रहा हूं, लेकिन आप में वो ताकत नहीं है कि उस न्योता को आप स्वीकार कर उस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आप साक्षी बनेंगे। क्योंकि आप ही के चंद नेता ने जब हमारी रथ जा रही थी तो रथ को रोकने का काम किए थे। यही मुलायम की सरकार ने कितने कार सेवकों पर गोली चलवाकर निर्मल हत्याएं करवाने का काम किया था उत्तर प्रदेश में। तो आप किस मुंह से उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनिएगा। और मंदिर की बात हुई है, शुरू से ही भाजपा 2 सीट से तय करने वाली पार्टी, आज हम 300 सीट वाली पार्टी बन गए। कहीं ना कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा ये बलिदान का स्वरूप है कि 2 सीट का सफर करने वाला पार्टी आज हम यहां पहुंच गए। यही भाजपा एक समय था 1 सीट के लिए आपको जयललिता ने मेरा सरकार गिरा दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी का, रामविलास जी ने सरकार गिराया था। तो यह हमारा पार्टी का कार्यकर्ताओं का समर्पण त्याग का दिन है कि आज पार्टी इतनी सशक्त और मजबूती के साथ काम कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हमारे नेतृत्वकर्ता नेता हैं, कभी अपने स्वार्थ की राजनीति करने का काम नहीं करते हैं। ये समाज के लिए बलिदान करने का काम करते हैं, समाज के लिए त्याग करने का काम करते हैं। ये भाजपा की नीति रही है। क्या लग रहा है 2024 में कितना सीट आप लेकर आएंगे? इस बार तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद से और जो ऐतिहासिक क्षण आने जा रहा है, श्योर है कि हम लोग कम से कम इस बार 350 प्लस रहेंगे। अब 350 के साथ पूर्ण बहुमत के साथ फिर भाजपा की सरकार बनेगी और फिर प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग विकास की ओर और देश को एक नई प्रगति देने का काम करेंगे। देश को एक आगे की ओर प्रगति की ओर मार्गदर्शित करने का काम करेंगे और देश काफी आगे की ओर बढ़ेगा। और यही मैं बताना चाहूंगा कि जब 370 धारा ये जम्मू कश्मीर में था, जहां पर एक देश में एक संविधान नहीं था, जहां पर वहां पर हमारे दूसरे ध्वज फहराते थे, ये पार्टी का ही त्याग है, भाजपा का ही समर्पण है। मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी का समर्पण रहा, जिनके समर्पण की भावना से हमने वहां पर भी 370 को निरस्त कर एक संविधान को खड़ा करने का काम किया। आज जम्मू कश्मीर में हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना जम्मू कश्मीर